नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है सैयद वंश का है। और इससे पहले हमने तुगलक वंश का वीडियो और दिल्ली सल्तनत के कई शासकों का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ जियोग्राफी का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं जियोग्राफी का। ठीक, तो सैयद वंश की बात करें तो इसका जो संस्थापक है, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान को माना जाता है। ठीक, सैयद वंश का संस्थापक जो है खिज्र खान है। और सैयद वंश जो है स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानते हैं। जो सैयद वंश हैं वो स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक तथा पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानते हैं। और बात करें तो यह सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश का था। सल्तनत काल में शिया वंश का शासक करने वाला कौन था? तो जो है खिज्र खान था सैयद वंश का। आगे बात करते हैं। कह रहा 1358 ईस्वी में तैमूर की भारत आक्रमण के समय खिज्र खान ने उसकी सहायता कर दी थी, जिस कारण तैमूर ने भारत से लौटते समय उसे मुल्तान, लाहौर एवं बीपालपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। जब तैमूर वंश जो थे, तैमूर जब भारत पर आक्रमण किए तो खिज्र खां जो है तैमूर वंश की सहायता किया था। तैमूर वंश की सहायता खिज्र खां कर दिया था, जिस कारण तैमूर वंश ने खुश होकर इससे खिज्र खां से खुश होकर तो लौटते समय इसे मुल्तान, लाहौर और बीपालपुर जो है इसका सूबेदार नियुक्त करके तब गए थे। ठीक, और बात करें तो 1414 ईस्वी में खिज्र खां दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। दिल्ली की गद्दी पर 1414 ईस्वी में खिज्र खां बैठा। और खिज्र खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि इसने स्वयं को रैयत ए आला कहा। खिज्र खां है जो है कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, बल्कि स्वयं को रैयत ए आला कहा। खिज्र खां ने अपने आप को तैमूर लंग का पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि बताया था। जो खिज्र खां है अपने आप को तैमूर लंग का जो पुत्र था शाहरुख का प्रतिनिधि बताया था। आगे बात करते हैं। तो खिज्र खां की मृत्यु जो है 1421 ईस्वी में हो गई। इस वंश का शासक जो है मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की। पूछेगा सैयद वंश में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन शासक है? तो मुबारक शाह है। मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। मुबारक शाह ने खुतबा पढ़वाया था। मुबारक शाह जो खुतबा पढ़वाया था और अपने नाम के सिक्के चलवाया था। मुबारक शाह जो था खुतबा पढ़वाया और अपने नाम का सिक्का भी चलवाया था। साथ ही साथ खुतबे से तैमूर वंशजों और सिक्कों से तुगलक वंश के शासकों का नाम हटवा दिया था। तो जो उस समय सिक्का चल रहा था तैमूर वंशों का और तुगलक वंश के शासक का जितना नाम था सिक्कों पर, तो उसके नामों को हटवा दिया और अपने नाम का सिक्का चलवाया था मुबारक शाह ने। और यह जो है इसने सिक्कों पर अपना नाम मोइजुद्दीन मुबारक खुदवा जो मुबारक शाह था सिक्कों पर अपना नाम जो है मोइजुद्दीन मुबारक रखवाया था। ठीक, आगे बात करें तो कह रहा है इसने 1333 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना किया था। यमुना नदी के किनारे जो है 1433 ईस्वी में मुबारकाबाद नामक एक शहर की स्थापना किया था मुबारक शाह ने। और मुबारक शाही जो है तारीख ए मुबारक शाही जो पुस्तक के लेखक हैं ये हैं याहिनी बिन अहमद हैं। कौन है? तारीख ए मुबारक शाही की पुस्तक के लेखक है याहिया बिन द्वारा लिखा गया है, जो मुबारक शाह के शासनकाल में किया गया था, जिससे इस वंश की जानकारी मिलती है। तो सैयद वंश की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? याहिया बिन अहमद से, जो कि तहकीक ए मुबारक शाही पुस्तक से मिलती है। उसके लेखक जो हैं याहिया बिन अहमद हैं। आगे बात करें। कह रहा भटिंडा तथा दोआब के विद्रोह में
मुबारक शाह के समय में हुआ था। जो भटिंडा तथा दोआब का जो विद्रोह हुआ था वो मुबारक शाह के शासनकाल में ही हुआ था। और बात करें तो इस वंश का अंतिम शासक जो है अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का अंतिम शासक जो है अलाउद्दीन आलम शाह था। अलाउद्दीन आलम शाह जो है इस वंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक था। जो अलाउद्दीन आलम है तो सैयद वंश में सबसे अधिक शासक करने वाला शासक है। 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसकी हत्या कर दी और लोदी वंश की स्थापना कर दी। जो बहलोल लोदी है अलाउद्दीन आलम की हत्या कर देता है 1451 ईस्वी में। उसके बाद अपने एक नया धर्म की स्थापना कर देता है जिसका नाम रखता है लोदी वंश। तो यहाँ से शुरू होता है लोदी वंश। दोस्तों लोदी वंश के बारे में जान लेते हैं। तो कह रहा है यह भारत का पहला शुद्ध अफगान वंश था। भारत का पहला जो है शुद्ध अफगान वंश कौन था? तो लोदी वंश था। इस वंश के संस्थापक जो हैं बहलोल लोदी हैं। लोदी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी है। बहलोल लोदी जो है अलाउद्दीन आलम की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। और बात करें तो यह अपने दरबारियों के सम्मान में खड़ा रहता था और उनके बैठने के बाद ही बैठता था। जो बहलोल लोदी है अपने दरबारियों के सम्मान के लिए जब वो खड़े रहते हैं तो शासक भी खड़ा रहता है। अगर सैनिक बैठते हैं तभी शासक जो है बैठता है। बहलोल लोदी इसने जौनपुर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था। जौनपुर पे आक्रमण करके उसे जीत लिया था जिसे फिरोज शाह तुगलक शहर बसाया था। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था और लोदी वंश का जो बहलोल लोदी है उसे जौनपुर को जीत लिया। आगे बात करते हैं। इसने एक सिक्का भी चलाया था। जो बहलोल लोदी है एक सिक्का चलाया था जिससे बहलोली सिक्का भी कहते हैं। बहलोल लोदी एक सिक्का चलाया था जिसे बहलोली सिक्का भी कहते हैं। बहलोली सिक्का अकबर के काल तक प्रचलन में था। अकबर का समय जब आता था उसके उसके समय तक जो है बहलोली सिक्का प्रचलन में था। बहलोल लोदी जो है अपने सरदारों को मकसद ए आली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी जो है अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी ने ग्वालियर का शासक जो है रायकर्ण को 1487 ईस्वी में पराजित किया था। बहलोल लोदी है ग्वालियर का शासक जो था रायकर्ण को 1487 ईस्वी में पराजित किया और उसका अंतिम अभियान भी था। आगे बात करें तो कह रहा है अगला शासक जो है सिकंदर लोदी बना। यह वंश का जो है सबसे योग्य शासक था। सिकंदर लोदी जो है लोदी वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? तो सिकंदर लोदी था। इसने जो है 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और इसे जो है 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था। 1504 ईस्वी में जो है सिकंदर शाह ने आगरा शहर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में उसे अपनी राजधानी बना दिया। और इसने गुलरुखी नामक पत्रिका लिखवाई थी। क्या? गुलरुखी नामक एक पत्रिका लिखी थी। इसने ज़मीन की पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी नामक एक मापक चलवाया था। ज़मीन की पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी कौन था? गज ए सिकंदरी नामक एक मापक बनाया था जो 30 इंच के बराबर होता था। तो ज़मीन ए पैमाइश के लिए जो है गज ए सिकंदरी नामक मापक बनवाया जो कि 30 इंच के बराबर होता था। और इसने जो है इसने खाद्यान्न अर्थात खाद्य पदार्थ से कर हटा दिया था। जो उस समय भोजन पर कर लिया जाता है खाद्य पदार्थ पर, तो उससे कर जो है टैक्स को हटा दिया था। बात करें तो इसने तजिया निकालने तथा महिलाओं के मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। जो तजिया है और महिलाओं को मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया सिकंदर लोदी। आगे बात करें तो इस वंश का जो अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी है। लोदी वंश का अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोदी है। इसे 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने पराजित किया था। कहाँ? 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने इसे
पराजित कर दिया था। इब्राहिम लोदी के संबंधी जो है आलम खान एवं दौलत खां, पंजाब और दौलत खां ने इब्राहिम लोदी को मारने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था। कह रहा दोस्तों जो है कि इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी के संबंधी जो है आलम खां तथा दौलत खां जो है, आलम खां और दौलत खां ने इब्राहिम लोदी को मारने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था कि आप इब्राहिम लोदी को मार दीजिए। ठीक, उसके बाद कह रहा पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी थी। आलम खां और दौलत खां दोनों ने बुलाया था बाबर को इब्राहिम लोदी के मारने के लिए। तो पानीपत के प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर जो है इब्राहिम लोदी की हत्या कर देता है और लोदी वंश के स्थान पर मुगल वंश का स्थापना कर देता है। जब बाबर आता है तो लोदी वंश के जो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी है उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद जो है अपना एक नया वंश की स्थापना करता है जिसका नाम रखता है मुगल वंश। आगे बात करते हैं तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसे युद्ध के मैदान में मार दिया गया था। इब्राहिम लोदी जो है एकमात्र दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिसे युद्ध के मैदान में मार दिया गया था, वो भी बाबर के द्वारा, पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में। आगे बात करते हैं तो दिल्ली की जो है दिल्ली सल्तनत की सांस्कृतिक व्यवस्था क्या थी। तो सांस्कृतिक व्यवस्था जो है दिल्ली सल्तनत का इस्लामिक कानून लागू था। दिल्ली सल्तनत पर इस्लामिक कानून लागू था, किंतु अधिकांश जनसंख्या जो है मुसलमान नहीं थी, फिर भी जो है इस्लामिक कानून लागू था। अधिकांश संख्या जो है मुसलमान नहीं थी, इसी कारण इतिहासकार बर्नी ने सल्तनत काल को वास्तविक इस्लाम नहीं कहा है। और सल्तनत काल के अधिकतर अधिकारी जो हैं अमीर और सुल्तान तुर्क कबीले के थे। जो इतिहासकार बर्नी है उनका कहना है कि सल्तनत काल को वास्तविक इस्लाम नहीं कहा जाता है। सल्तनत काल के जो अधिकारी थे उस समय अमीर तथा सुल्तान तुर्क कबीले के थे। वित्तीय व्यवस्था देखते हैं इसकी दिल्ली सल्तनत की। तो वित्तीय व्यवस्था की बात करें तो इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि एवं व्यापार। जो उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो कृषि एवं व्यापार था। इसके समय 5 सबसे प्रमुख जो है कर थे। कौन कौन से? उस्र, मुत्तई, खराज, चरी और घरी। ठीक, आगे बात करें तो खुस्म को मुख्य स्वराज्य जो है खुस्म को मुख्य राजस्व नहीं मानते थे क्योंकि यह लूट का धन था। खुस्म जो है सैनिकों द्वारा लूटी गई भूमि पर टैक्स लिया जाता था, उसे खुस्म कहते थे। तो यह जो है मुख्य राजस्व नहीं मानते थे क्योंकि यह लूट का धन था। जजिया ज़कात को मुख्य राजस्व नहीं मानते थे क्योंकि यह धार्मिक कर था। ठीक, जजिया और ज़कात को मुख्य राजस्व नहीं मानते क्योंकि यह धार्मिक कर था। आगे बात करें, आगे कह रहा है जो टैक्स कर वसूलने वाला सबसे छोटा जो ग्रामीण अधिकारी था वह चौधरी होता था। जो सबसे निचले पायदान से टैक्स वसूलता था ग्रामीण लोगों से, उसका नाम जो था चौधरी होता था। जबकि सबसे बड़ा अधिकारी जो था इक्तादार होता था, सबसे ऊंचे स्थान पर रहता था इक्तादार था। और जब इक्तादार निश्चित टैक्स से भी अधिक टैक्स वसूल कर देता था तो इसे अतिरिक्त आय को फवाजिल कहा जाता था। जो है इक्तादार जो है सबसे ऊंचे स्थान पर जो था टैक्स वसूलने वाला अधिकारी, तो अगर वह अधिक धन लूट लेता था, अधिक धन इकट्ठा कर लेता था टैक्स के रूप में, तो उसे फवाजिल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फवाजिल। आगे बात करें तो कह रहा है टैक्स वसूलने में हो रहे भ्रष्टाचार की निगरानी के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुफ्त खराज नामक एक विभाग चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है जो टैक्स वसूलने से भ्रष्टाचार निगरानी के लिए अलाउद्दीन खिलजी जो है दीवान ए मुफ्त खराज नामक एक विभाग बनवाया था। जो कि कई उस समय जो अधिकारी थे तो टैक्स के रूप में अधिक धन लूट लेते थे किसानों से, तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी जो है दीवान ए मुफ्त खराज नामक एक विभाग बनाया जो कि इसकी जानकारी ले सके कि कौन सा व्यक्ति जो है कितना टैक्स वसूला है। आगे बात करें तो कह रहा है
सल्तनत काल में टका तथा जीतल के प्रमुख सिक्के थे जिसे इल्तुतमिश ने चलाया था। टका और तथा जीतल के प्रमुख दो सिक्के थे जिसे इल्तुतमिश ने चलाया था। गुलाम वंश के संस्थापक जो हैं, गुलाम वंश के शासक अलाउद्दीन महमूद शाह ने अपने सिक्के का खलीफा का चित्रण बनवाया था। जो गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन महमूद शाह है, इसने जो है अपने सिक्के पर खलीफा का चित्र बनवाया था, खलीफा का चित्र बनवाया था। आगे बात करते हैं तो सल्तनत काल की जो धार्मिक व्यवस्था थी, सल्तनत काल की धार्मिक व्यवस्था देख लेते हैं। धार्मिक व्यवस्था जो है जाबिद कह रहा, जाबिद जो है राज्य के कानून को जाबिद कहते थे। जो राज्य का कानून होता था उसे जाबिद कहा जाता था। शरीयत हदीस का धार्मिक कानून को शरीयत या हदीस कहा जाता था। जो धर्म के अनुसार कानून बना था तो उसे शरीयत या हदीस कहा जाता था। आगे बात करें, कह रहा दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत क्या था? दीवान ए रिसातल, ये धार्मिक मामलों के जांच करते थे। धार्मिक मामलों की जांच करने के लिए कौन सा विभाग बनाया गया था? दीवान ए रिसालत। आगे बात करें तो दस्तार, दस्तार वंदान, जो दस्तार वंदान था ये उलेमाओं का समूह था, जो है उलेमाओं का समूह था जो सर पर साफा बांधते थे। उच्च धार्मिक गुरुओं को उलेमा कहता है। जो उच्च धार्मिक के गुरु थे जो सर पर साफा या पगड़ी बांधते थे उसे उलेमा कहा जाता था। आगे बात करते हैं तो सल्तनत काल की जो स्थापना था, वास्तुकला था, उसके बारे में जान लेते हैं। भवन निर्माण की कला को स्थापत्य कला कहते हैं। जो भवन निर्माण की कला थी उसे स्थापत्य कला कहते हैं। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब की आकृति निर्माण सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरबार में बनवाया था। घोड़े के नाल की आकार की जो मेहराब होता है, मेहराब दोस्तों मकान में बनाया जाता है। मेहराब में कुछ जैसे मकान बना, एक ये मकान बना ऊपर का, तो कुछ ऐसे बनाया जाता है यू शेप में, इसे कहा जाता है मेहराब। तो मेहराब जो आकृति था निर्माण करने वाला जो सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरबार में बनवाया था। फिर आगे बात करें तो अष्टभुजी मकबरा का निर्माण तुगलक काल में हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर में बसाया था। जो अष्टभुजी मकबरा का निर्माण जो है तुगलक काल में हुआ था और गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर बसाया था। आगे बात करते हैं, बड़े आकार के मेहराब जो हैं, बड़े आकार के मेहराब का निर्माण जो है खिलजी वंश में हुआ था। बड़े आकार के मेहराब जो हैं खिलजी वंश के शासन में हुआ था। बलबन का पहला एक सुल्तान था जिसका मकबरा शुद्ध इस्लामिक पद्धति से बना है। बलबन एक शुद्ध जो है, बलबन एक ऐसा शासक है जिसका मकबरा जो है शुद्ध इस्लामिक पद्धति से बनाया गया था। आगे बात करते हैं तो शासक था, उसका प्रमुख कार्य क्या देख लेते हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक पहला है, गुलाम वंश का शासक। तो यह क्या क्या प्रमुख कार्य किया है? तो कुवत जो है कुवत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि भारत में निर्मित प्रथम मस्जिद है कुवत इस्लाम, जिसको जो कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। इस मस्जिद की दीवार पर विग्रह राज चतुर्थ द्वारा रचित संस्कृति नाटक जो है हरकेली के अंश उत्कीर्ण है। यह पहले बौद्ध मठ तथा संस्कृत विद्यालय भी था। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वह पहले बौद्धों का मठ था, वह संस्कृत विद्यालय भी था। आगे बात करें तो कह रहा है इल्तुतमिश के बारे में जान लेते हैं। इल्तुतमिश का क्या प्रमुख कार्य था? इल्तुतमिश जो है कुतुब मीनार दिल्ली में बनवाया था और सुल्तानगढ़ी में नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा, जो सुल्तानगढ़ी और नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा दिल्ली में बनवाया था। ठीक, इल्तुतमिश का मकबरा जो है दिल्ली स्केची शैली
से निर्मित भारत का पहला मकबरा है। इल्तुतमिश का जो मकबरा है दिल्ली में, स्केची शैली से निर्मित जो है भारत का पहला मकबरा है। स्केची शैली से निर्मित किसका मकबरा है? तो इल्तुतमिश का है। और शुद्ध इस्लामिक पद्धति से तो किसका मकबरा है? तो ऐबक का है। आगे बात करें बलबन। बलबन आता है, बलबन का मकबरा जो है बलबन का मकबरा दिल्ली में है। शुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित भारत का पहला मकबरा है। शुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित जो है मकबरा बलबन का है। लाल महल बनवाया था बलबन, दिल्ली में है। लाल महल दिल्ली में है। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर लेते हैं तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली में बनवाया, सीरी का नगर दिल्ली में, और हज़ार खंभा महल दिल्ली में, हौज ए खास दिल्ली में, जमात खाना दिल्ली मस्जिद बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है अलाई दरबार बनवाया दिल्ली में, सीरी का नामा दिल्ली में, हज़ार खंभा महल जो है दिल्ली में बनवाया, हौज एक खास जो है वो भी दिल्ली में बनवाया, जमात खाना मस्जिद जो है वो भी दिल्ली में बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी जितना है सब दिल्ली में बनाया। आगे देखते हैं, आगे बात कर लेते थे जो कि विभाग बनाया गया था, किस विभाग कौन सा शासक बनवाया था, किसके लिए था? तो दीवान मुफ्त खराज जो था उसका वित्त विभाग था। दीवान मुफ्त खराज जो है वित्त विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। ठीक, बनाने वाला सुल्तान जो है अलाउद्दीन खिलजी है। और दीवान ए कोही जो एक विभाग था वह कृषि विभाग था, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। दीवान ए अर्ज की बात करें तो यह सैन्य विभाग था, जिसे बलबन के शासनकाल में बनाया गया था। दीवान ए अर्ज की बात करें तो सैन्य विभाग है जो कि बलबन ने बनवाया था। आगे बात करें तो दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान जो था दास विभाग था, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था दास विभाग जो कि दीवान ए बंदगान था। आगे बात करें दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात कौन सा विभाग था? तो यह दान विभाग था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। दीवान ए खैरात दान विभाग था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और दीवान ए इस्लामिक की बात करें तो यह था पेंशन विभाग। दीवान ए इश्तिहाक की बात करें तो पेंशन विभाग था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने ही बनाया था दोनों को। आगे बात करते हैं तो सल्तनत कालीन साहित्य जो थी क्या है? सल्तनत काल की साहित्य देख लेते हैं। तो सल्तनत काल में फारसी भाषा का प्रचलन था। सल्तनत काल में फारसी भाषा का प्रचलन था। और सल्तनत काल में सबसे बड़े कवि जो हैं अमीर खुसरो हैं। सल्तनत काल के जो सबसे बड़े कवि हैं वो अमीर खुसरो हैं, जिन्हें मंगोल ने बंदी बना लिया था, और किंतु वो वहाँ से भाग गए। सल्तनत काल में जो सबसे बड़े कवि हैं अमीर खुसरो को माना जाता है, और इन्हें जो है मंगोल जब आक्रमण किए तो इन्हें बंदी बनाकर अपने यहाँ ले गए, और किंतु वहाँ से जो है ये भाग आए अमीर खुसरो। ये बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक कुल 7 राजाओं के दरबार में रहे थे। जो अमीर खुसरो हैं बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक टोटल 7 राजा के दरबार में रहे थे। आगे बात करें तो इन्हें अपनी दरबार में संरक्षण अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। अमीर खुसरो को संरक्षण जो दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। ये हिंदी, फारसी तथा खड़ी बोली के जानकार थे। फिरोज शाह जो अमीर खुसरो थे हिंदी, फारसी तथा खड़ी बोली के जानकार थे। इन्होंने सर्वाधिक रचनाएं खड़ी बोली में की थी। सर्वाधिक रचना जो है खड़ी बोली में की है। आगे बात करें तो इनकी सबसे प्रमुख रचना जो है कौन सी है? तारीख ए दिल्ली। कौन सी है? सबसे प्रमुख रचना है अमीर खुसरो की तारीख ए दिल्ली, जिसे तोता ए हिंद भी कहा जाता है। तोता ए हिंद कौन सी किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की है। आगे बात करते हैं, ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो थे। इन्होंने तबला तथा सितार का भी आविष्कार किया था। निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं तबला तथा सितार का भी आविष्कार किया था। सितार को हिंदू मुस्लिम का मिश्रण मानते हैं। जो सितारा था,
जो सितार बजाया जाता है उसे हिंदू और मुस्लिम का मिश्रण कहते हैं। सल्तनत का एक काल का एकमात्र सुल्तान जो फिरोज शाह तुगलक था, जिसमें जो है अपनी आत्मकथा लिखी, जिसे जो है फतुहात ए फिरोज शाही कहते हैं। जो सल्तनत काल में एकमात्र ऐसा शासक था फिरोज शाह तुगलक, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसे फतुहात ए फिरोज शाही कहते हैं। ठीक, दिल्ली सल्तनत दोस्तों हमारा यहीं समाप्त होता हुआ। और अब देखेंगे हम वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि अगले पार्ट में आएगा। उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे मॉक टेस्ट दिल्ली सल्तनत के। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।